नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो औरंगज़ेब है और जो जसवंत सिंह है, इनके संबंध किस प्रकार से हैं। यह टॉपिक हमारे लिए 2 तरीके से इम्पोर्टेंट है। 2 तरीके से कैसे? एक जो राजपूत नीति है, उसको हम समझेंगे और एक जो हिंदू विरोधी नीति है, इसकी औरंगज़ेब की, उसको हम समझेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यह होगा कि जो फैक्ट्स हैं, उनको हम याद कर पाएँगे। क्यों? 2 लोग हैं राजपूतों में, एक राजा जयसिंह और एक जसवंत सिंह। जब तक यह दोनों रहेंगे, औरंगज़ेब जो अपनी कट्टर नीतियाँ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से या प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यह दोनों रोक कर रखेंगे। लेकिन इनकी डेथ के बाद औरंगज़ेब जो अपनी कट्टर नीतियाँ हैं, उनको खुलकर लागू करवा पाता है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे यह लोग औरंगज़ेब को रोक कर रखते हैं। औरंगज़ेब की जो राजपूत नीति है, अगर हम उसको देखें तो शुरुआती चरण में हमको यह ठीक दिखती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे यह कठोर होती जाती है और राजपूत और मुगलों के बीच एक बड़ी दूरी बन जाती है। यह भी मुगलों के पतन का एक बड़ा कारण था। औरंगज़ेब से पहले हम देखते हैं कि जो मुगलों की राजपूत नीति है, वह काफ़ी स्पष्ट थी। स्पेशली अगर हम बात करें अकबर के टाइम पर, अकबर बहुत सारे राजपूतों को ऊँचे पद देता है, राजपूतों को स्थान देता है, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, उनके विचारों को भी स्थान देता है और इन्हीं नीतियों के साथ कहीं न कहीं जहांगीर और शाहजहां वह भी आगे बढ़ते हैं। यानी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, उनको ऊँचे पद देना, उनकी धार्मिक मान्यताओं को मानना, इन्हीं नीतियों के साथ वह आगे बढ़ते थे। लेकिन औरंगज़ेब जब प्रशासक बनता है, तो शुरुआती चरण में तो वह ठीक रहता है। यानी शुरुआती चरण में वह समझता है कि उसकी मजबूरी है कि इन्हीं नीतियों के साथ उसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसे-जैसे वह अपनी धार्मिक कट्टरता को बढ़ाता है, अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति को बढ़ाता है, उसको लागू करने की कोशिश करता है, तो वह पाता है कि जो राजपूत है, वही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है, वही इसको रोक रहे हैं। तो उसकी जो राजपूतों के प्रति नीति है, वह नीति काफ़ी कठोर हो जाती है और राजपूत और मुगलों के बीच एक बड़ी लड़ाई हमको शुरू हुई दिखती है। अकबर के टाइम पर हम देखते हैं कि मान सिंह, भगवान दास, ऐसे बहुत सारे जो राजपूत हैं, वह ऊँचे-ऊँचे प्रशासनिक पदों पर हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी होंगी, एक संख्या और एक प्रभाव। जब हम संख्या की बात करेंगे, तो औरंगज़ेब के टाइम पर ज़्यादा राजपूत हैं। लेकिन जब हम प्रभाव की बात करेंगे, तो औरंगज़ेब के टाइम पर जो राजपूतों का प्रभाव है, वह काफ़ी कम हो जाएगा। यानी अकबर के टाइम पर जो प्रभावशाली राजपूत हैं, उनको स्थान मिलेगा। औरंगज़ेब के टाइम पर संख्या के मामले में तो राजपूत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है, वह काफ़ी कम होगा। यानी उनके विचारों को दबाया जाएगा। औरंगज़ेब शुरू से यह मानता है कि जो उसकी नीतियाँ हैं, उसको रोकने वाले कौन है? राजपूत है। इसीलिए वह कभी भी राजपूतों पर भरोसा नहीं करता था। उसको लगता था कि उसकी नीतियों को पलटने वाले, उसके अगेंस्ट खड़े होने वाले राजपूत हैं, तो वह विश्वास नहीं कर पाता था राजपूतों पर। औरंगज़ेब की जो विश्वास ना करने की नीति है या उसकी जो विचारधारा है, वह हमको कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व की छाप में दिखता है। वह ना तो अपने भाइयों पर विश्वास करता है, ना तो अपने पिता पर विश्वास करता है, ना अपनी बहन पर विश्वास करता है, ना अपने मित्रों पर विश्वास करता है, ना अपने शत्रुओं पर विश्वास करता है। यानी जो शक्ति मिजाज है, वह औरंगज़ेब की जो व्यक्तिगत योग्यता है, उसमें हमको दिखता है। जो औरंगज़ेब की राजपूत नीति है, इसको हम 3 चरणों में बाँटकर पढ़ते हैं। पहली 1658 से लेकर 1667 तक, जहाँ पर यह राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में रहता है। या हम कहें कि मैत्रीपूर्ण संबंध में रहना इसकी मजबूरी होती है, जहाँ पर जसवंत सिंह और मिर्ज़ा राजा जयसिंह जैसे लोग हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं मुगल साम्राज्य के विस्तार के पीछे और जब इनकी डेथ होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो दक्कन नीति है, वह काफ़ी हद तक फेल कर जाती है, क्योंकि दक्कन में लीड औरंगज़ेब से पहले जयसिंह कर रहे थे। बाद में औरंगज़ेब वहाँ खुद चला गया जयसिंह की डेथ के बाद। उसके बाद जो दक्कन नीति है, वह फेल कर जाती है। जयसिंह के टाइम पर हम देखते हैं कि वह शिवाजी से संधि भी करवाता है और जो मराठा शक्ति है, उसको बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जसवंत सिंह की डेथ के बाद जब औरंगज़ेब खुद पहुँचता है, तो मराठा शक्ति पूरी तरीके से विद्रोही हो चुकी थी और बड़ा कारण बन जाती है मुगलों के पतन के पीछे। 1667 से लेकर 1679 तक जो दूसरा चरण है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो संबंध है, उसमें धीरे-धीरे दरार पड़ने लगती है। राजपूत और मुगलों के बीच दूरी बढ़ने लगती है, दोनों एक-दूसरे के अगेंस्ट होने लगते हैं। या हम कहें जो औरंगज़ेब है, वह राजपूतों के खिलाफ हो जाता है। 1667 में जसवंत सिंह की डेथ होती है और उसी के बाद जो धार्मिक नीतियाँ हैं, मंदिरों को तोड़ना है, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना है, जजिया लगाना है,
यह सब कुछ औरंगजेब कर पाता है, क्योंकि इससे पहले जसवंत सिंह बहुत प्रभावशाली हैं और उनके दबाव के कारण औरंगजेब कभी भी जो अपनी कट्टर नीतियां हैं उनको लागू नहीं करवा पाता है। जब हम औरंगजेब के तीसरे चरण की बात करते हैं, यानी राजपूत और मुगलों के बीच जो संबंध है उसके तीसरे चरण की बात करते हैं औरंगजेब के टाइम, यानी 1679 के बाद, तो यह सबसे विनाशकारी और सबसे कठोर चरण है। यहाँ पर शुरू होते हैं युद्ध। पहला युद्ध होगा 1679 में मारवाड़ के साथ या फिर जोधपुर के साथ। जोधपुर में कौन थे? जयसिंह। जब जयसिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी है वह उस समय कोई नहीं था। जसवंत सिंह की एक पत्नी होती है, वह गर्भवती होती है और उन्हीं से बाद में अजीत सिंह का जन्म होता है। लेकिन औरंगजेब कहता है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मारवाड़ क्या है, अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा है। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा जाएगा, यहाँ जजिया लगाया जाएगा, लोगों का जो धर्मांतरण है वह जबरदस्ती करवाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक नाम आता है दुर्गादास राठौर का। यह अजीत सिंह की रक्षा करते हैं और बहुत लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मारवाड़ की रक्षा करते हैं और इसमें इन्हें सहयोग मिलता है मेवाड़ से। बाद में जो औरंगजेब का बेटा है शहजादा अकबर, यह राजपूतों का साथ देता है या फिर राजपूतों से जाकर मिलता है। राजपूत इसको शरण देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि 1698 में जो अजीत सिंह है इनको भी मान्यता मिलती है। यह मेवाड़ के साथ भी लड़ता है और वहां पर जो राजा राज सिंह है उनकी डेथ के बाद जो जगत सिंह है उनके उत्तराधिकारी, उनको भी यह राजा की मान्यता नहीं देना चाहता है और वहां पर भी विवाद होता है। तो अब यह राजपूतों से लड़ने लगता है। जसवंत सिंह के बारे में हम समझते हैं थोड़ा डिटेल से। जो आपके जसवंत सिंह हैं यह जोधपुर के हैं। इनका जन्म होता है 26 दिसंबर 1629 में। जसवंत सिंह एक राजपूत हैं और उसके साथ हिंदू भी हैं, तो यह हिंदुओं की नीति पर आगे बढ़ते हैं और जो भी औरंगजेब की गैर इस्लाम विरोधी नीतियां हैं उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। जो आपका जोधपुर है या मारवाड़ है, इसकी राजनीतिक संधि होती है मुगलों से और उसी संधि के तहत जसवंत सिंह भी जुड़ते हैं। जब हम बात करते हैं शाहजहां की, तो उस समय जसवंत सिंह बहुत प्रभावशाली होते हैं। शाहजहां उत्तराधिकारी घोषित कर देता है दारा को, तो अब जसवंत सिंह हो जाते हैं दारा की तरफ या दारा की तरफ से लड़ते हैं औरंगजेब के खिलाफ। बाद में जो भी व्यक्ति औरंगजेब के खिलाफ लड़ता है उसको कहीं ना कहीं जो जसवंत सिंह है वह सपोर्ट करते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब शिवाजी ने पूना का जो किला है उसको लूटा था तो उसमें भी मदद की थी जसवंत सिंह ने। औरंगजेब के जितने भी भाई हैं या फिर औरंगजेब का जो पुत्र है, जब यह सब विद्रोह करते हैं उन सब की मदद करता है कौन? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह राजनैतिक रूप से मुगलों से जुड़ा है, इसका मतलब वह औरंगजेब से भी जुड़ा है, लेकिन धार्मिक रूप से वह हिंदू है, तो हिंदुओं की नीति पर चलता है। यानी एक तरीके से जो औरंगजेब का शासनकाल है उसमें एक ऐसा राजा है जो अपनी स्वतंत्र नीति के साथ चलता है और औरंगजेब उससे जुड़ा रहे, यह उसकी मजबूरी होती है। इसकी औरंगजेब की मजबूरी होती है कि वह उससे जुड़ा रहे और उसे अपने सहयोग में रखे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अगर राजपूताना का एक ग्रुप बन जाता, औरंगजेब का उनसे लड़ना बहुत कठिन हो जाता और यह बात औरंगजेब भी स्पष्ट रूप से जानता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो जसवंत सिंह है वह कभी सहयोग करते हैं, कभी युद्ध लड़ते हैं या किसी शत्रु को, तो औरंगजेब का शत्रु है, उसको शरण देते हैं। शुरुआती चरण में हम देखते हैं कि जब कांधार का युद्ध होता है 1648 में, जहाँ पर औरंगजेब जाता है, युद्ध लड़ता है, शाहजहां इसको भेजता है, यानी जो कांधार अभियान था जिसमें यह फेल कर जाता है, उस समय भी जो आपके जसवंत सिंह है वह शाहजहां से जुड़े थे और इन अभियानों में भाग ले रहे थे। 1655 में जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि मिलती है, लेकिन उसी समय जो मुगल दरबार है वहां पर उत्तराधिकार का संकट शुरू हो जाता है। तो इसके 4 बेटे हैं शाहजहां के, दारा, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। इनके बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं। जबकि जसवंत सिंह है वह शुरुआत में मदद करते हैं दारा शिकोह की। क्यों? क्योंकि वह राजनैतिक रूप से जुड़े थे मुगल दरबार से और मुगलों का राजा उस समय कौन है या मुगलों का बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां घोषित यह करते हैं कि अगला बादशाह कौन बनेगा? दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को बादशाह बनाए रखने के लिए जसवंत सिंह लड़ते हैं किससे? औरंगजेब से। युद्ध होता है धर्मात का युद्ध। कब होता है? 15 अप्रैल 1658 में। यहाँ पर जो आपके जसवंत सिंह है वह लड़ते हैं किससे? औरंगजेब और मुराद से। औरंगजेब मुराद को यह मैसेज करता है कि मुराद को अगला बादशाह बनना चाहिए और औरंगजेब मदद करेगा। शुरुआती चरण में यह मुराद से भी नहीं कहता है, अपने भाई से भी विश्वासघात करता है। मुराद से भी नहीं बताता है कि बादशाह उसे बनना है, बल्कि वह मुराद से कहता है कि बादशाह उसको बनना चाहिए। तो मुराद के नाम पर यह लड़ता है। लेकिन जो शाहजहां है वह अपनी सेना भेजते हैं। उसमें 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से हैं, एक जसवंत सिंह, दूसरे कासिम खान। कासिम खान कौन है? दारा की तरफ से लड़ने वाला
सेनापति। लेकिन औरंगजेब इसको भड़का देता है और कासिम खान जाकर मिल जाता है औरंगजेब से। जब औरंगजेब से कासिम खान मिल जाता है तो जो जसवंत सिंह की सेना है वह कमजोर पड़ जाती है। अंत में जसवंत सिंह इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। जो उनके लोग हैं वह उठाकर उनको वापस ले जाते हैं मारवाड़ में या फिर जोधपुर में, और यह युद्ध औरंगजेब जीत जाता है। इसके बाद युद्ध होता है खजवा का। यहाँ पर जो जसवंत सिंह है वह फिर से दारा की तरफ से लड़ते हैं, और जसवंत सिंह ने कहा था दारा से कि वह और राजपूत जो हैं उनका सहयोग लेकर आए, तभी वह उसके साथ लड़ेंगे। वह किसी मुगल सेनापति के साथ या मुगल सेना नायक के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछले युद्ध में इस तरह का धोखा हो चुका था। तो जसवंत सिंह मना करते हैं। दारा कोशिश करता है लेकिन किसी का सपोर्ट उसको नहीं मिलता है। जसवंत सिंह युद्ध के मैदान में नहीं जाते हैं, और अंत में जो खजवा का युद्ध है वह भी दारा हार जाता है। जब दारा इस युद्ध को हार जाता है तो औरंगजेब ऑफिशियली क्या बन जाता है, मुगल बादशाह। औरंगजेब को यह पता था कि जसवंत सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो वह भेजता है मिर्जा राजा जयसिंह को। जयसिंह से यह कहा जाता है, जयसिंह के साथ भी संधि थी, तो जयसिंह से यह कहा जाता है कि वह जसवंत सिंह को ले आए। जसवंत सिंह क्योंकि मुगल दरबार से जुड़े थे या मुगल बादशाह से जुड़े थे, तो अगला बादशाह कौन है, औरंगजेब। जब तक शाहजहां बादशाह है तब तक उनसे जुड़े हैं। जब अगला बादशाह बनता है औरंगजेब तो यह अगले बादशाह से जुड़ते हैं, यानी औरंगजेब से जुड़ते हैं। लेकिन अपनी नीतियों के साथ यह स्पष्ट रहते हैं, यानी जो हिंदुत्व की भावना है उसको यह बनाए रखते हैं, और यही बाद में टकराव का कारण बनती है। किससे, औरंगजेब से और जसवंत सिंह से। औरंगजेब यह समझता था जसवंत सिंह को उनकी नीतियों से नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि जसवंत सिंह से शत्रुता मोल लेकर वह अपने साम्राज्य को नहीं चला पाएगा। इसी कारण से हम देखते हैं कि जसवंत सिंह को कई सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए जाते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जहां पर भी जसवंत सिंह की नियुक्ति की जाती है वह एक कट्टर हिंदू के रूप में वहां पर हमको दिखते हैं, और औरंगजेब ना तो वहां मंदिर तोड़ पाता है और ना वहां पर जजिया लगा पाता है। इतिहासकार यह कहते हैं कि जो औरंगजेब है वह जसवंत सिंह से डरता था, क्योंकि जब जसवंत सिंह की डेथ हुई तो औरंगजेब लिखता है कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी एक बहुत बड़ी रुकावट थी उसके सामने, अब वह समाप्त हो गई है। यानी औरंगजेब जसवंत सिंह को एक बहुत बड़ी रुकावट देखता था जो उसकी नीतियों के सामने खड़ा था। जब जसवंत सिंह की डेथ होती है, डेथ कहाँ पर होती है, वह अफगानिस्तान में थे। बाद में जब औरंगजेब को पता लगता है या औरंगजेब यह समझता है कि जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, चाहे वो उसके बेटे कर रहे हैं, चाहे वो उसके भाई कर रहे हैं या उसके शत्रु कर रहे हैं, उन सबको शरण देने का काम या उन सबको सहयोग देने का काम यह कर रहे हैं जसवंत सिंह। तो वह जसवंत सिंह को भेज देता है अफगानिस्तान। यहाँ पर एक कहानी भी है। कहते हैं कि जब इनको यानी जसवंत सिंह को भेज दिया अफगानिस्तान, उसके बाद औरंगजेब ने यह आदेश पारित किया कि जितने भी मंदिर हैं वह तोड़ दिए जाएं। अब जसवंत सिंह क्योंकि अफगानिस्तान में है तो वहां से वह कुछ कर नहीं पाते हैं, तो जसवंत सिंह ने यह आदेश दिया कि जितने भी मस्जिद हैं, जितनी भी मजारें हैं, इनको तोड़ दिया जाए। इस डर से औरंगजेब अपने फैसले को वापस लेता है और जो टूटे फूटे कुछ मंदिर हैं वो रिपेयर भी करवाता है। तो कई बार जो इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों को रिपेयर भी करवाया है। वह डर था किसका, जसवंत सिंह का। लेकिन जसवंत सिंह की डेथ होती है 1678 में। उस समय जो उनकी रानियां हैं उनमें से एक प्रेग्नेंट होती है, लेकिन कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होता है, और इसका फायदा उठाता है औरंगजेब। औरंगजेब यह घोषित कर देता है कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब इनके राज्य पर हमारा कब्जा होगा। हालांकि बाद में अजीत सिंह का जन्म होता है और इसमें भी एक बड़ी कहानी है। उस कहानी के दरमियान औरंगजेब जोधपुर पर कब्जा करता है, वहां पर मंदिर तोड़ता है, लेकिन दुर्गादास राठौर एक प्रमुख व्यक्ति जो है वह अजीत सिंह की रक्षा करते हैं और लगातार विद्रोह करते रहते हैं औरंगजेब का। बाद में अजीत सिंह राजा बनते हैं। इसको भी हम समझते हैं। जब जसवंत सिंह की डेथ हुई तो उनका कोई जीवित बेटा नहीं है, सारे बेटे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनकी जो दो रानियां हैं वह प्रेग्नेंट है। उन्हीं में से एक ने जसवंत सिंह को जन्म दिया। वहीं जो दूसरी रानी है उनका भी एक बेटा होता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर जसवंत सिंह एक इकलौते उत्तराधिकारी बनते हैं। वहीं जो औरंगजेब था वह इस तरह का अवसर ढूंढ रहा था। उसे पता था कि मारवाड़ को अपने कंट्रोल में करना राजपूतों पर पकड़ बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा, और जसवंत सिंह से वह पहले ही बैर रखता था, यानी उनके साथ शंकालु प्रवृत्ति का था। कहानी यह है कि जब जसवंत सिंह की डेथ हुई तो औरंगजेब ने अजीत सिंह को बुलाया था कि वह उनको बादशाह बनाएगा, लेकिन औरंगजेब वहां धोखा करता है और अजीत सिंह और बहुत सारे जो लोग हैं उनको कैद कर लेता है। शर्त यह रखी जाती है कि अजीत सिंह क्या करे, इस्लाम स्वीकार कर ले। अगर अजीत सिंह इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो औरंगजेब उनको मान्यता दे देगा, अन्यथा वह मान्यता नहीं देगा या फिर उनको राजा नहीं मानेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं दुर्गादास राठौर। तय किया जाता है कि इस्लाम नहीं स्वीकारा जाएगा,
औरंगजेब इन सबको कैद कर लेता है। दिल्ली में एक किला है, राठौर महल। इसी किले के अंदर इनको नजरबंद किया जाता है। किले के बाहर सैनिक होते हैं और इनके जाने आने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो दुर्गादास राठौर है वह बड़ी भूमिका अदा करते हैं और एक जो प्रसिद्ध महिला है गोराधाय, यह अपने बेटे को बदल देती हैं अजीत सिंह से और अजीत सिंह को बाहर निकाल देती हैं। और इसमें मदद करते हैं कौन? दुर्गादास राठौर। कहानी यहाँ पर यह है कि जो आपकी यह धायमा है, यह इस नजरबंदी से यानी राठौर महल से बाहर आया जाया करती थी। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने बेटे की जगह अजीत सिंह को साथ ले जाना शुरू कर दिया। यानी जो गोरा धायमा है, यह अपने बेटे को महल में छोड़ देती थी। शुरुआती चरण में अपने बेटे को लेकर जाती थी, तो जो वहां पर सुरक्षाकर्मी थे वह यही मानते थे कि अपने बेटे को लेकर जा रही हैं, तो यह आया जाया करती थी, इनको छूट थी। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अजीत सिंह को साथ ले जाना शुरू कर दिया। क्योंकि छोटा बच्चा था तो लोगों को पता नहीं लगा। जब अजीत सिंह साथ जाने लगे तो धीरे धीरे जो आपके सैनिक है उन्होंने अपनी शक्ति कम कर दी। उनको लगता था कि गोरा धायमा अपने बेटे के साथ जा रही है, तो जाते रहती थी। एक दिन गोरा धायमा जाती है, वापस नहीं लौटती है, यानी अजीत सिंह के साथ जाती है और वापस नहीं लौटती है। इसमें भूमिका अदा करते हैं दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर कहते हैं कि जैसे ही धायमा निकलेंगी वह उनके पीछे पीछे निकलेंगे, एक सेना के साथ निकलेंगे। यानी 300 से 400 राजपूत जो हैं वह भी निकलेंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन अजीत सिंह की किसी तरीके से रक्षा की जाएगी। इसमें होता क्या है, जैसे धायमा निकल जाती है अजीत सिंह को लेकर, अब इनके पीछे जो 300 से लेकर 400 राजपूत है यह भी धीरे धीरे निकलते हैं। जब यह निकलते हैं तो मुगलों को पता लगता है, लेकिन यह क्या करते हैं, सारे एक साथ नहीं रहते हैं। जैसे 100 राजपूत यहाँ रुक गए, फिर 50 राजपूत रुक गए, फिर 50 राजपूत रुक गए, फिर 50 राजपूत रुक गए। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर यह राजपूत रुक रहे थे। इससे क्या हो रहा था, मुगल सेना आती थी, इनसे यह लड़ती थी, इनको रोकते थे जितना हो सकता था उतनी देर तक, फिर इनकी डेथ हो जाती थी। मतलब यह 100 के 100 मारे जाते थे, फिर ये आगे बढ़ते थे, इनसे लड़ते थे। कुल मिलाकर इससे मिल क्या रहा था, समय। यानी अजीत सिंह जितना हो सके उतना दूर जा सके, यह प्रयास था और यह सफल होता है। अजीत सिंह निकल जाते हैं और मुगल कुछ नहीं कर पाते हैं। बाद में जो एक दासी पुत्र है उसको औरंगजेब कहता है कि यही अजीत सिंह है। कहता है कि इसको हमने इस्लाम स्वीकार करवा दिया है, यानी अजीत सिंह ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है और यही अगला उत्तराधिकारी है। हालांकि वास्तविकता यह थी कि अजीत सिंह निकल चुके थे, वह एक दासी पुत्र था। अजीत सिंह चले जाते हैं मारवाड़, लेकिन मारवाड़ पहुंचने से पहले एक गांव है बालुंडा गांव, यहाँ पर अजीत सिंह को छिपाया जाता है और जो आपके दुर्गादास राठौर है वह अरावली पहाड़ियों में रहकर लगातार गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों का सामना करते रहते हैं। वहीं जो मेवाड़ के राणा है राज सिंह, वह मदद करते हैं किसकी, दुर्गादास राठौर की। और फिर अजीत सिंह की 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं बहादुर शाह, वह मान्यता देते हैं किसको, अजीत सिंह को। तो इस तरह जब तक जसवंत सिंह रहते हैं वह औरंगजेब के सामने एक बड़ी दीवार के रूप में खड़े रहते हैं, औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हैं। और औरंगजेब यह जानता था कि जसवंत सिंह से लड़के वह राजपूतों के साथ अपने संबंध इतने खराब कर लेगा कि मुगल साम्राज्य बहुत जल्दी ही ढह जाएगा। इसलिए वह जसवंत सिंह के साथ जुड़े रहते हैं और जसवंत सिंह भी अपनी नीतियों के साथ औरंगजेब से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह जसवंत सिंह वह राजा है जिनसे औरंगजेब डरता है, लेकिन डरने के बावजूद दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यह था जसवंत सिंह का इतिहास। बहुत शॉर्ट में हमने समझा है और स्पेशली हमने उतना समझा है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।